नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कुरुक्षेत्र के लडवा विधानसभा के गांव पाटक माजरा और टूंडी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा के माध्यम से सरकार लोगों के घर घर पर जाकर लाभार्थियों को योजनाओं की सौगात दे रही है और मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और साथ ही वंचित लोगों को सरकार की योजनाओं का तुरंत लाभ भी दिया जा रहा है। और जो साथी हमारे माता बहनें पहुंची हैं और सारे हमारे जिले की जो सेक्टर के अंदर लोग बैठते जहां लोगों को काम करवाने के लिए जाना पड़ता है, वो भी आप देख सकते हो चारों तरफ जो है ना यहाँ पर बैठे हैं। और मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी का, माननीय मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उनका ऐसा एक अद्वितीय प्रयास। तो वहीं कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा के गांव खेड़ी ब्राह्मण और गांव चंद्रभानपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा, आपको बता दें कि जनसंवाद यात्रा का थानेसर नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षता उमा सुधा ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि उमा सुधा ने कहा कि सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचने के उद्देश्य से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी लाई गई है। अब लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभ पहुंच रहा। सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम भी उठाए जा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए अनेक फैसले भी लिए गए हैं और उपस्थित गण को भी विकसित भारत संकल्प यात्रा दिलवाई गई है। और जनसंवाद जो यात्रा है उसके कार्यक्रम के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में होनहार स्कूली बच्चों को भी सम्मानित किया गया। तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल सदन में बतौर वित्त मंत्री जानकारी दी और हरियाणा 34,186 रुपए प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में पहले स्थान पर है। सीएम ने बताया कि टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा टैक्स सुधारों में असाधारण कार्य के लिए हरियाणा को पिछले दिनों दिल्ली में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सदन को बहुत बधाई देना। TaxIndiaOnline.com ट्रायल जिसका नाम है, इस द्वारा हरियाणा को टैक्स संबंधी शासन सुधार में असाधारण प्रयासों के लिए सुधारवादी राज्यों की श्रेणी में 14 सितंबर 2023 को पहला पुरस्कार दिया है। इसके लिए मैं सभी सदन को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 19,622 करोड़ रुपया हमारा अक्टूबर 22 के महीने में जो टैक्स आया था, वो अभी अक्टूबर 23 में 23,841 करोड़ रुपया आया है, जो 21% की वृद्धि है। और इसी के साथ दूसरी जानकारी है कि जो जीएसटी कलेक्शन देश भर में होता है, उसमें जो पर कैपिटा कलेक्शन है, उस पर कैपिटा कलेक्शन में बड़े राज्यों में हरियाणा प्रथम स्थान पर आया है। प्रति व्यक्ति 34,186 रुपए ये प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन होता है। हमारे से ऊपर 3 छोटे राज्य हैं, दादरा नगर हवेली, सिक्किम और गोवा, लेकिन छोटे राज्यों की श्रेणी अलग होती है। बड़े राज्यों में हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर है। एक जानकारी तो है कि तो बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक ईश्वर सिंह द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 20% जनसंख्या के अनुसार 17 से बढ़ाकर 18 करने के विषय पर भी जवाब देते हुए कहा कि किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार केवल परिसीमन आयोग को है और इसमें किसी भी राज्य सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है। ये जो विषय उठाया जा रहा है, इसमें अनुसूचित जाति कौन होगा कौन नहीं होगा, ये स्टेट का इशू नहीं है। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है। हु इज एससी, हु इज नॉट एससी, इसमें जो परिवार, जो व्यक्ति एससी के घर में जन्म जिसका हुआ है, उसको एससी माना गया है। उसकी शादी कहीं हो, किसी भी स्टेट में जाए, ये सारे देश भर की एक ही सूची है, एक ही नियम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती।
तो बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि हरियाणा में शुरू हुई आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा फतेहाबाद पहुंची है और साथ ही जिसका नेतृत्व आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने किया है। यात्रा के बीच में बातचीत में आपको बता दें कि अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश में बदलाव लाने के लिए आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा लेकर निकली है और इस यात्रा को पूरे प्रदेश में शानदार जनसहयोग भी मिल रहा और निकट भविष्य में प्रदेश बदलाव भी देखने को मिलेगा। अशोक तंवर ने कहा कि आज प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी की ओर आज भरी दृष्टि से देख रही है। प्रदेश सरकार की शिक्षा रोजगार की गलत नीतियों के कारण जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकार रोजगार तो दे पा रही है मगर इन्हीं युवाओं को इजराइल में मौत के साए में भेजने को भी तैयार है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में विपक्ष द्वारा पर्ची खर्ची के आरोप के आपको बता दें कि संदर्भ में सीएम ने बयान भी दिया है और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्तर के कोई भी अधिकारी की संलिप्तता पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। और वहीं कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की हालात ऐसे हो गए हैं कि भंडारे में जाए तो पूरी खत्म और बाहर आए तो चप्पल गायब। हरियाणा गौ सेवा आयोग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से आधारभूत ढांचा और 1 साल के चारे का पैसा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेसहारा गौवंश की देखभाल के लिए गौ सेवा आयोग के बजट को 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया है। कई हमारे माननीय सदस्यों ने नौकरियों के ऊपर विषय रखा है, चाहे वो एचपीएससी की होंगी, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की होंगी, बेरोजगारी की बात कही गई है, एचकेआर की कही गई है। बहन गीता भुक्कल जी, श्री बलराज कुंडू जी, श्री रामकर गौतम जी, अभय सिंह चौटाला जी, रावदान सिंह जी, ऐसे कई लोगों के कई प्रश्न थे। तो उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि हम जो लगातार जो भर्तियां कर रहे हैं उन भर्तियों में तुलना जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर तुलना से ही पता लगता है कि कितनी कितनी भर्तियां कैसे कैसे की गई हैं। तो हमारे यहाँ स्टाफ सिलेक्शन तो वहीं कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 के सामने आने के बाद में लोगों की टेंशन भी बढ़ गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर 2 राज्यों में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट करना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए पहले से ही जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑक्सीजन, दवाई और साथ ही मरीजों के लिए अलग से वार्ड होना बेहद जरूरी है। नए वेरिएंट के लक्षण जैसे कि बुखार, खांसी, छाती में जलन महसूस होना, यहाँ तक के लक्षण भी बताए गए हैं और जिसके लिए आप सभी को अभी से सावधानी बरतने की बेहद जरूरी भी है। कोविड का जो है ये वायरस जो है ना अपना बदलता रहता है, इसके जो है ना मतलब इसकी नए नए वेरिएंट आते रहते हैं। इस समय जो कोविड ओमिक्रॉन के नाम से जो वायरस आ रहा है केरल के अंदर कुछ इसमें अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन अभी हमारे एरिया के अंदर इस तरह की कोई स्थिति है नहीं। कोई अभी केस जो है या अभी हमारे पास रिपोर्टेड नहीं है, ना अभी कोई पैनिक होने वाली काम है। लेकिन जैसे रूटीन के अंदर ही हमें जो है क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना चाहिए, 1.5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए। ये सब चीजें जो है हमें मतलब वैसे ही रूटीन के अंदर ही हमें आदत डालनी चाहिए। तो पाकिस्तान स्थित हिंदुओं के धार्मिक और पवित्र स्थल श्री कटास राजधाम तीर्थ यात्रा पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान स्थित हिंदुओं के धार्मिक और पवित्र स्थल श्री कटास राजधाम तीर्थ यात्रा पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा। साल में 2 बार चलने वाली ये यात्रा विदेश मंत्रालय बैठे अधिकारियों के निकम्मेपन के चलते हाशिए पर जाती दिख रही है, जिसके चलते हिंदू समाज में गहरा रोष है। और आपको बता दें कि बजाज ने भी कहा कि उनके भेजे प्रोग्राम के अनुसार यात्रा 21 दिसंबर से शुरू होनी थी, जो कि 23 दिसंबर को श्री कटास राजधाम पहुंचनी थी और जहां पर एकादशी पर्व और गीता जयंती महोत्सव श्री कटास राजधाम तीर्थ पर मनाया जाना था, लेकिन अभी तक किसी भी यात्री का वीजा नहीं लगाया गया है।
प्रयागराज एक महान तीर्थ स्थान है। हमारे पुराणों के अनुसार धरती के दो नेत्र माने गए हैं, एक श्री प्रयागराज महाराज और दूसरा पुष्कर राज जी जो राजस्थान में अजमेर में वाक़ है। तो पार्टीशन जब हुई उस समय हमारे श्री प्रयागराज पाकिस्तान में रह गया और वहाँ से जितने हिंदू थे वो इधर वेस्ट पंजाब इधर आ गए ईस्ट पंजाब में। तो इस तरीके से पार्टीशन के कारण हमारा महान जो तीर्थ स्थान था वहाँ चला गया। तो तीर्थ स्थान की यात्रा जो है उसकी 1947 पार्टीशन के बाद हमारे इस केंद्रीय शासित उत्तरी भारत ने बहुत प्रयत्न करके, बहुत संघर्ष करके यात्रा 1950 में हमने अप्लाई किया था। करते कराते पाकिस्तान सरकार मानती नहीं थी और हमें 1982 के अंदर जाकर 35 साल के अंदर पार्टीशन के देश के विभाजन हमें उसकी इजाज़त मिली। तो 1982 के अंदर केवल मात्र 20 तीर्थ यात्री गए यात्रा के लिए एक डेलीगेशन की शक्ल में। तो वहीं फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी नए साल 2024 की डायरी का विमोचन किया गया है और इस समारोह में इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। साल 2024 की डायरी वितरित की गई और साथ ही आपको बता दें कि इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा संगठन के पूर्व प्रधानों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर इनकम टैक्स कमिश्नर ने कार्यक्रम के माध्यम से सभी साथियों से भी गुजारिश की कि एडवांस इनकम टैक्स को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को जमा किया जाए। हमारा ये एक एनुअल इवेंट होता है जिसके अंदर हम लोग हर साल अपने फिटबार मेंबर्स की डायरी को रिलीज़ कराते हैं, जिसके अंदर फिटबार परिवार और इनकम टैक्स के सारे ऑफिसर्स वो दोनों इकट्ठे इस मंच पर आते हैं। और जो एक एनुअल फंक्शन है जो हमारा, इसमें हम लोग डायरी जो मेंबर को देते हैं उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हर मेंबर के बारे में होती है। और इस तरह के हम कार्यक्रम साल के अंदर 2-3 लोग हम लोग करते हैं, जिसके अंदर होली मिलन भी होता है, न्यू ईयर फंक्शन भी होता है। उससे पहले ये एक इस तरह का दिवाली का फंक्शन, इसके बाद भी हम बीच में रखते हैं। पिछले कई सालों से फरीदाबाद इनकम टैक्स बार ये डायरी विमोचन का काम करती रही है। बार और बेंच जिस तरीके से अपना काम करती है, सेम उसी तरीके से फरीदाबाद इनकम टैक्स बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उनके ऑफिसर के साथ मिलकर काम करती रहती है। बीच में कई बार मौका मिलता है डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को हम अपने मेंबरों के सामने जो प्रैक्टिस करते हैं, रूबरू करते हैं, जो समस्याएं होती हैं वो डायरेक्ट हमारे अपने ऑफिसर के सामने रखते हैं। तो वहीं अंबाला में आपको बता दें कि डिपो होल्डर ने जनता को राशन देने में आ रही समस्याओं के बारे में मीटिंग कर सरकार के नाम DFSC को ज्ञापन सौंपा है। डिपो होल्डर के अनुसार सरकार की ओर से राशन की मात्रा कम आती है, जिसकी वजह से जनता को राशन नहीं मिलता है और गुस्साई जनता उनके साथ में अभद्र व्यवहार करती है। सरकार को चेतावनी देते हुए डिपो होल्डर ने समस्या के जल्द दूर न होने पर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हड़ताल करने का ऐलान किया है। डिपो होल्डर एसोसिएशन ने साथ ही आपको बता दें कि उप प्रधान ने बताया कि पिछले 1 महीने से सरकार की तरफ से उन्हें राशन की मात्रा कम मिल रही है। राशन लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को राशन सही मात्रा में नहीं मिलता है। पहले तो आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम जन जन तक, पब्लिक तक, सरकार तक जो है ये मैसेज जो आप पहुँचाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने जिला अधिकार अपना DFSC साहब से मिले तो उनको हमने अपनी समस्याएं बताई, जैसे कि अब 2-3 महीने से जितने राशन कार्ड हैं उसके मुताबिक हमें पूरा राशन नहीं मिल रहा। राशन लगभग 20 से 25% कम आ रहा है। उस हिसाब से 20-25% जो कार्डधारी जो राशन से वंचित रह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या इस समय यही है
कि हमने डीएफएससी को साहब को बताया। आपको बता दें कि नारनौंद बिजली निगम कार्यालय के प्रांगण में अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों ने आपको बता दें कि ठेका प्रथा के विरोध में गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी नेता विकास बेनीवाल ने कहा कि बिजली विभाग ने हिसार सर्कल के अंतर्गत कुछ फीडर ठेकेदारों के हवाले कर दिया, जिसके साफ है कि सरकार कर्मचारियों के विरोध में और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। और एक तरफ तो सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का निर्माण करके ठेकेदारों को विभाग से बाहर करके ठेकेदार द्वारा की जा रही धांधली को बंद करने की वाहवाही भी लूट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यही सरकार अधिकारियों के साथ में मिलकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का रोजगार खत्म करने पर तुली हुई है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार कहती है कि हमने प्रदेश से ठेका प्रथा मुक्त कर दी, दूसरी तरफ हरियाणा के ग्रामीण एरिया को, कुछ शहरी एरिया को ठेकेदारों के मार्फत ये टेंडर दिए जा रहे हैं, जहां पे कंप्लेन और पूरा कार्य ठेकेदार देखेगा। यदि हरियाणा सरकार को ठेकेदार प्रथा दोबारा ही शुरू करनी है तो हरियाणा कौशल रोजगार का निगम किस लिए क्या था। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।